वापस आए टॉपिक पे। नहीं उस पे इसकी पिछली स्लाइड। नहीं हाँ जी, प्लूरफियन। अच्छा, कैंसर हो सकता है फेफड़ों के अंदर, उसकी वजह से पानी बढ़ सकता है। हम कैंसर को ट्रीट करेंगे। और यहां का जो कैंसर है फेफड़ों का, ये मोस्ट कॉमनली, मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट कॉमनली मैं हिस्ट्री ले लेके इस नतीजे पे पहुंचू, ज्यादातर टीबी की कॉम्प्लिकेशन आती है। कैंसर की हिस्ट्री आएगी, टीबी की कॉम्प्लिकेशन आएगी, और दूसरा जो कैंसर जहां ज्यादा पैदा होता है वो पैदा होता है साइकोसिस का। तो कैंसर को उस तरह एड्रेस करें। अब कैंसर जो फेफड़ों का है उसमें आपको कार्सिनोसन, बल्कि मैं अभी कार्सिनोसन लंग्स भी हम लेके आए हैं, कार्सिनोसन लंग्स का इस्तेमाल करें। जरा आपको नहीं मिलेगी, हम देने को तैयार हैं। कार्सिनोसन का इस्तेमाल करें। टीबी की हिस्ट्री पे फास्फोरस आर्सेनिक आयोडाइड का इस्तेमाल करें। फिर बहुत सारे लोगों ने टीबी की दवाइयां खाई होती हैं, उन दवाइयों की भी कॉम्प्लिकेशन है, और मैंने ये देखा ना, कहा जी टीबी हुई थी, टीबी की दवाई खाई, उसके बाद कैंसर हो गया। फिर आइसोनाइज का इस्तेमाल करें, जो टीबी की दवाई है वोरेक्टिव, वो आइसोनाइज उसका इस्तेमाल करें, वो टीबी की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स खत्म होंगे, फिर रिवर्स अमल शुरू हो जाएगा। जो दवा मैंने पहले कहा ना कि कोई चीजें पैदा भी कर देती है, तो ये एज किसके पास है? ये एज होम्योपैथी के पास है, कि जो किसी दवाई की वजह से खराबी हुई, उस दवाई को ठीक करने की सलाहियत वह दुनिया में होम्योपैथी के पास है। भाई किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मेरा अपना कजन पीछे, उसको इंग्लैंड में था ट्यूबरकुलोसिस, उसको हो गया, उसने 10 दिन दवाई खाई, और 10 दिन दवाई खाने के बाद उसका लिवर फेलियर हो गया, और उसका बिलिरुबिन 37 हो गया, जो डेथ का मैसेज है। उसने मुझे कॉल की, और मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास वो गोलियां पड़ी हैं? कहते जी पड़ी हैं। मैंने कहा इसको डिल्यूट करो, 6-7 दफा डिल्यूट करो, और यही दवाई बार बार खाओ। 2 दिन के बाद चूंकि वो जो उसका जो ट्रीट करने वाला फिजिशियन था वो बड़ा घबरा गया, उसने कहा ये तो बंदा मरने लगा, उसने दवाई फौरन बंद कर। हमने 2 दिन दी तो हमारा 33 आ गया। फिर मैंने वहां से 1M मंगवाई, हमने 2 दिन अगले 1M दी तो 20 पे आ गया। फिर हमने और 2 दिन दी तो वो 12-13 पे आ गया। फिर और हमने दिन दी 6-7, हमने 12 दिन जब दवाई यही पोटेंसी में 1M यूज कराई तो ये 0.08 पे आ गया, और उसका पैच जो था 7 सेंटीमीटर था, वो रिड्यूस होकर 3 सेंटीमीटर पे आ गया। तो जो दवाई किसी को खराब करती है, वो दवाई की पोटेंसी, अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज द होम्योपैथी? एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन उसने क्या किया? उसने खराब कर दिया। हमने उसी दवाई को अपोजिट फंक्शन में दी तो उसने ठीक कर दिया। अब ये कहेंगे ये दिस इज नॉट होम्योपैथी। भाई प्रूव है। दिस होम्योपैथी क्या कहती है? प्रूव्ड। ये प्रूव्ड है ना कि उसने टीबी की दवाई खाई तो उसके अंदर मसला पैदा हो गया। ये प्रूव्ड है ना। और क्या प्रूविंग होती है कि जो 4 बंदे आपने घर में बिठा के, तो ये तो सच्चाई साइंस बेस्ड टेस्ट बेस्ड पे प्रूविंग है। इससे ज्यादा अच्छी प्रूविंग कहीं नहीं हो सकती। टेस्ट बेस्ड प्रूविंग है ना। आपने टेस्ट कराया तो टेस्ट में उस दवाई खाने के बाद ही हुआ, तो ये प्रूव्ड है, और जो उसने खराबी पैदा की वही उसको ठीक करेगी। अब ये कहते हैं ये तो टेटोपैथी है। वो भाई टेटोपैथी कहां से आ गई है? आप जो भी मर्जी है नाम ले लें, अब जो मर्जी है नाम ले लें। वो कहता है जो दवाई को बीमारी को पैदा करती है, उस दवाई उससे मिलती जुलती अलामात वो ठीक भी करती है। यही बात करते हैं ना। तो कोई गलत है? अब अगर एलोपैथिक प्रूव कर रहे हैं तो कोई गलत है? भाई हमें तो उससे ना पे क्या ना उसके से क्या गर्ज है? हमें तो गर्ज है कि फल क्या मिल रहा है। ये दिमाग है ना, छोटा दिमाग आगे नहीं चलता। ये कैप दिमाग है, इनके दिमागों पे शिकंजे हैं। ये शिकंजा इनका खुलता नहीं है। खोलो यार इसको।
ये शिकंजे हैं, क्या है, पिंजरे में बंद देंगे। पिंजरे में बंद नहीं होता। आपको अगर आप स्ट्रगल करते हैं, आपका अपना दिमाग यूटिलाइज, एक दिमाग है जो पैदा होता है, बच्चे पैदा करता है, मजदूरी करता है, रात को सोता है, मर जाता है, ये भी एक दिमाग है। एक दिमाग है जो न्यूटन का दिमाग है, ये दिमाग है हनीमन का दिमाग है, एक दिमाग है जो केंट का दिमाग है। इनके दिमाग वो मजदूरों वाले दिमाग हैं जो 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 तकारी उठाने से आगे नहीं बढ़े। ये बात है ना। इंसानी दिमाग को इस्तेमाल करो भाई। आपको उसने लाइन ऑफ एक्शन दिया, आप उसको खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। आगे चलते हैं। लंग्स की, कैंसर की और बहुत दवाइयां हैं, आप मजीद स्टडी, मैं तो आपको इमरजेंसी से निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। फौरन सांस बहाल करना हो, फौरन सांस बहाल करना हो, आप लेक्सिस दें, आप लाइकोपोडियम दें, 200 की बार 10-10, 15 मिनट, सांस बहाल हो जाएगा। लेकिन कॉजेटिव फैक्टर को आपने एड्रेस करना है, कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना। ये अगली स्लाइड आ गई है, अगली स्लाइड आ गई जी हमारे पास है। रीनल कॉजेज थे ना, रीनल कॉजेज। अब रीनल कॉजेज जो है यार, उसको दो मैं उसको करते जाऊं, 2-3 चीजें रहती हैं, इसको करते हैं। खैर है, कोई बात नहीं, लेक्चर बड़ा लंबा है ये, और लेक्चर बहुत मजे का है, और हमने भी इस पे बड़ी मेहनत की है, इसको इस तरह लाइन अप करने में कोशिश हमने की है कि आपको एक एक चीज समझाएं, उसके साथ दवाई भी समझाएं। नेफ्रेटिक सिंड्रोम, नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या है कि जब आपके गुर्दे काम नहीं करते, अब प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। जब प्रोटीन आनी शुरू होगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, पानी भर जाएगा। उसको पानी भर जाता है ना पेट में, जिस्म में, क्योंकि गुर्दे प्रोटीन जो है वो खारिज कर रहे हैं, प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं, और प्रोटीन अब्जॉर्ब होगी तो पानी को खत्म करेगी, और प्रोटीन डिस्चार्ज होनी शुरू होगी। प्रोटीन कम हो जाएगी, ब्लड, आप उसका टेस्ट कराएंगे, ये 2 टेस्ट कराने पड़ते हैं, एक ब्लड, प्रोटीन इन ब्लड एंड प्रोटीन इन यूरिन। बच्चा आएगा यूं सूजा हुआ आएगा, पफी फेस होगा, स्वेलिंग होगी, सांस मुश्किल से ले रहा होगा, तो इसका मतलब यह है कि एल्ब्यूमिन ज़ाया हो रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। 2 टेस्ट चाहिए उसके लिए, एक टेस्ट चाहिए यूरिन आरी, और एक टेस्ट चाहिए आपको प्रोटीन इन ब्लड। ब्लड में प्रोटीन कम होगी, यूरिन में प्रोटीन ज्यादा होगी। ब्लड के अंदर प्रोटीन की नॉर्मल रेशो कम होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रोटीन रह रही, तो फिर स्वेलिंग हो रही है, समझ आ जाएगी। उधर हमने एक्सरे करवाया, क्या जज करने के लिए, पानी है। अब और इन्वेस्टिगेशन आ गई कि यार ये पानी क्यों है, उसकी कॉजेज हम सिरोसिस है, कार्डियक है, और फिर क्या है, ये सिंड्रोम आ गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसका टेस्ट फिर क्या, और क्या टेस्ट है, यूरिन आरी, आरएफटी नहीं, यूरिन आरी आप करवाएंगे, और आप प्रोटीन। अब रीनल फेलियर पे और आएगा कि गुर्दे काम करना ही छोड़ गए, उसका क्या करेंगे, आरएफटी करवाएंगे। आरएफटी में क्या होगा, यूरिया लेवल इंक्रीज होगा, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज होगा, तो आपको पता चलेगा ये आप फेफड़ों का जो सांस नहीं आ रहा ना, इसका मसला ये है, तो समझ आ जाएगी। तो ये चीजें आपने फिर डायग्नोज करनी है। क्लिनिकली जब आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम का देखेंगे तो ये पूरी बॉडी पे इसके स्वेलिंग आई होती है, पूरी बॉडी पे। लेफ्ट वेंट्रिकल खराब होगा तो फेफड़ों में पानी पड़ेगा,
हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल खराब है तो फेफड़ों में पानी पड़ गया, हार्ट का राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी है तो पानी नीचे पड़ गया, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर ही नहीं जा, राइट वेंट्रिकल ऑर्टिकल में जाएगा ना। तो आप यूं ही बता सकते हैं। अब यहां हमने क्या करना है, ट्यूबर मेडोरिनम आपका देखिए, ये जेनेटिक भी हो सकता है, अक्सर बच्चों में ये आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ये मैज़मेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे लाजमी। और आप यहां फौरन पानी को निकालने के लिए आप एपस का इस्तेमाल, एपस बड़ा काम करती है। अब मैं आपको एपोसाइनम नहीं बता रहा, मैं आपको डिजिटेलस नहीं बता रहा, मेरे पास बड़ी दवाइयां हैं पानी वाली, लेकिन जो काम करती है मैंने तो आपको वही बताना है। एपस टॉप पे है पानी निकालना है, चाहे वो लिवर की वजह से, चाहे वो हार्ट की वजह से, चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, जिसमें आ गई है। लेकिन यार मजा है कि आप डायग्नोसिस बनाएं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप बनाएं, और आपको यहां देखें कोई इतनी थोड़ी सी इस लेक्चर पे मेहनत करें, इसको एक दफा और आप सुनेंगे आपको याद आ जाएगा, तो थोड़ी सी इस पे मेहनत करें। और ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, आपके पास स्क्रू आता जाएगा। अब फेफड़ों के साथ देखें ना, एक फेफड़ों सांस नहीं आ रहा जैसे कि जी दमे दी दवाइयां देनी शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता ना। मजा तब है, मैं ये कहता हूं कि ये मेरा लेक्चर सुन लें, आप बोल लगा लें कि मैं फेफड़ों का इलाज करता हूं इमरजेंसी। अगर आप कामयाब नहीं होते तो आप मुझे आके पूछेंगे यार आपने, ये अगर सारा लेक्चर आप अप्लाई कर दें, इसको समझ लें। मैंने गुर्दों का जो लेक्चर दिया, मैंने कहा गुर्दों को समझ लें यार, हार्ट को समझ लें यार, किसी को तो समझ लेना, तुक्के चलाने छोड़ दें, किसी को समझ लें। हमने इस मैकेनिज्म समझने के लिए हमारे पास पूरी पीछे फैक्ट्री लगी होती है, पूरी एक फैक्ट्री लगी होती है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, फिर हम इसको आपके लिए तैयार करके लाते हैं। आप सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है, ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी एक केस मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब वकील थे, पेशावर से आए, उनका कार्डियक प्रॉब्लम था और हाइपोट्रॉफी थी, और वो बंदा 6 महीने सोया नहीं था, लेट नहीं सकता था, लेटता था तो सांस खराब। वो मेरे पास आए और मैंने उनको यहां सुबह 4 बजे तक रखा, ये पहले भी मैंने किया, 4 बजे तक वो बंदा नहीं ठीक हुआ, बहुत दवाइयां मैंने दी, लेक्स दी, फलां दी, और वो चले गए, पेशावर से आए हुए थे। मैं घर जाके मैं सोया नहीं, मैंने फिर किताब खोल ली, तो मैं जब ग्रेंडेलिया पे गया तो उस ग्रेंडेलिया में लिखा था कि ये बंदा सोता है ना तो इसका, लेटता है तो इसका सांस खराब हो जाता है। मैंने फोन की, मैंने कहा जी कहाँ, कहते जी अटक के पुल पे है, मैंने कहा जी वापस आ जाए, दवाई मिल गई। ग्रेंडेलिया 1 mg की एक डोज दी और बंदा 4 दिन सोया रहा, और मैंने दोबारा डोज 6 महीने बाद रिपीट की। तो चीजें तो मौजूद हैं, बात तो तलाश की है। दुनिया में जो डिजीज पैदा हुई है वो डिजाइन खुदा ने की है, खुदा ने उसका इलाज भी डिजाइन किया हुआ। एक्सप्लोर करना मेरे पास, मेरा काम है, आपका काम है, लेकिन हम एफर्ट तो करें ना, कोशिश तो करें ना। यहां एक बंदा बैठा हुआ है ना आपका, इसका प्लूरल क्या नाम है, एसआईटी भी था, लिवर सिरोसिस भी था, यहां एक बंदा बैठा हुआ, मैं नाम नहीं लेता, मैं चूंकि शोबाजी का मैं कायल नहीं हूं, यहां बैठा है, इस साल में बैठा हुआ है, उसका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हो गया, उसका सिरोसिस भी ठीक हो गया ना जी, ठीक। इसलिए ये चीजें ठीक हो जाती हैं, ये बड़ी मजे की साइंस है, इस बड़ी बड़ी मल्टी डायमेंशनल साइंस है, लेकिन हमें इसको समझना है, हमें इसको जानना है, और उस जानने के लिए ये बेसिक कीज हैं।
ये बेसिक कीज हैं, इनको समझना जरूरी है। लेकिन आगे चलते हैं जी। हाँ, अगर रियल फेलियर है, आप मॉर्फिनम का इस्तेमाल करें, आप जिंजबर का इस्तेमाल करें, आप क्यूप्रम आस का इस्तेमाल करें, आप एल सीरम का इस्तेमाल करें, आप एपस का इस्तेमाल करें, आप आर्टिका यूरिन का इस्तेमाल करें, आप प्लम्बम का इस्तेमाल करें, डायबिट, वो एक पूरा टॉपिक बन जाता है कि उसकी कॉजेज फैक्टर है, शुगर है, क्या चीज़ थी, उसको एड्रेस करें। ओपियम देनी पड़ती है, प्लम्बम देनी पड़ती है, आपकी पिक्रिक एसिड है, पेशाब आवर दवा है, वो देनी पड़ती है, सनेगा है, ओ सॉरी सेना है। ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो उसके फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आपने उसको एड्रेस करना, आपने उसको एड्रेस करना। और कुछ इसमें रहता था कॉजेज फैक्टर? कौन सी? निमोनिया? नहीं, इसमें तो नहीं रहता कोई। पीछे लाओ, जरा पीछे लाओ। आगे निमोनिया अलग भी टॉपिक हमने रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है हमने, निमोनिया का हमने टॉपिक रखा हुआ है। आगे निमोनिया ही आ गया। An infection of the both of the lungs caused by bacteria, virus or fungus। अच्छा, निमोनिया कई वजह से हो सकता है। An infection of one or both of the lungs caused by bacteria, virus और fungus, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। फीवर, अच्छा निमोनिया होगा तो ये याद में रखें कि सांस मुश्किल होगा, साथ बुखार भी होगा। निमोनिया के साथ बुखार लाजम है। बुखार आ गया, सांस खराब होगा तो निमोनिया की तरफ ध्यान जाना चाहिए। मैं केस था यहाँ पे, एक मेजर साहब थे अटक के, उसके बेटे यहाँ एडमिट था बहुत बड़ा अस्पताल में, तो वो कोई 15-20 दिन एडमिट रहा, तो वो ठीक ना हो, तो किसी वजह से मेरे पास पहुंच गया। तो मुझे कहना कि जी वो एडमिट है, बच्चा आपका, जाके उसको देखें। मैं यहाँ दरवाजे में जाके खड़ा हुआ, मैं अंदर भी नहीं गया। वो बच्चे के यूं नथने फ्लैप कर रहे थे, तो मैंने उधर खड़े इसको कहा, मैंने कहा इसको तो निमोनिया है। उन्होंने कहा ये तो डायग्नोज ही नहीं कर रहे कि इसको निमोनिया है। उसने खप डाल दी, बंदे ने खप इसलिए डाली कि वापस आए, मैंने एक न्यूमोकोक्सिन की डोज दी, एक लाइको की दी, एंटोमटार की 6 पुड़ियां दी। मैंने कहा इसको घंटे घंटे पे खा, तो कल मुझे बताना। कल बच्चा उठ के ठीक हो गया, और उसने वहां खप डाल दी। वो कहते 15 लाख मेरा बिल बन गया है, बच्चा मेरा ठीक नहीं हुआ। एक बंदा आया होम्योपैथ डॉक्टर, उसने कहा इसको तो निमोनिया है। उसने कहा ये मैं इन्वेस्टिगेशन करूं। बोर्ड बैठ गया उस, और बोर्ड ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि ये निमोनिया ही था। जिस बच्चे के नोज फ्लैपिंग हो, जहां गला पड़ रहा हो, और ये आपकी ये मसल यूं यूं चल रहे हो, और साथ फीवर हो, तो निमोनिया ठीक हो गया। और दवाइयां बड़ी मजे की शॉर्ट सी हैं। Cough without sputum production, shortness of the breath structure, discomfort of confusion, chest examination revealed the inspiratory cracker sound आती है, क्रैकिंग साउंड आती है। आप उस पर अगर रखते हैं वो स्टेथोस्कोप, उसमें क्रैकिंग साउंड आएगी, क्रैक्स महसूस होगा। और इन्वॉल्व द लंग रैपिड रेस्पिरेटरी रेट जब हम चेक करेंगे, नॉर्मल अगर वो 30 है तो वो ऊपर जा रहा होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। और क्या होगा, ऑक्सीमीटर अगर आप लगा के देखेंगे तो सैचुरेशन रेट गिर जाएगा। सैचुरेशन रेट गिरेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। This respiratory rate, low oxygen saturation is very sick individual, infant may be listless, elderly may be confused. Chest X-ray show pericamal opacity. चेस्ट एक्सरे देंगे तो उसमें आपको लंग्स के अंदर वो पैचेस नजर आएंगे, पैचेस, यहाँ तो नीचे पानी नजर, वहां पैचेस नजर आएंगे, वाइट वाइट पैचेस नजर आएंगे।
कॉमन बैक्टीरियल कॉज क्या इसके होते हैं? न्यूमोकोक्सन, जिससे हमारी न्यूमोकोक्सिन बनी हुई है, इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकोकस। अगर उसका यह है कि कल्चर करवाया जाए तो हम और क्विक रिजल्ट दे सकते हैं। फौरी तौर पर हम क्या करेंगे, एक डोज ट्यूबरकुलोनियम की देंगे, एक पेसिलियम की देंगे, एक न्यूमोकोक्सिन की देंगे, एक लाइको की देंगे 15-15 मिनट में, और एल्टमटाल 200 की बार बार देंगे, 6 डोजें देंगे, बच्चा सेटल हो जाएगा। लेकिन आप फ्लूइड एग्जामिनेशन करवा लें, उसमें कल्चर करवा लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया वायरस इन्वॉल्व है। ठीक है ना? वो कहता है सूडोमोनास, क्लेस्पीला, माइकोप्लाज्मा, लिगोनीला, मोलक्सीला, ये पूरा एक ही नाम है, कैटराइलिसन। अब हमारे पास ये तो मेरे पास इन्फ्लुएंजा भी है, हमारे पास स्टेफिलोकोकस भी है, हमारे पास सूडोमोनास भी है, हमारे पास क्लेस्पीला भी है, ये मेरे पास सारे हैं। अगर ये डायग्नोज होके आ जाता है तो क्या करेंगे, एक एक डोज इसकी साथ ऐड कर दो। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ पे आप वही काम करेंगे, लेक्सिल लाइकोकार्बोवेज। ठीक है ना? और निमोनिया का हम ट्रीटमेंट दे देंगे, आपका केस निकल जाएगा। मैं आपको ये बताऊं, इसमें सीआरपी एक टेस्ट होता है, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। चेस्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं ना, इसके लिए एक टेस्ट कराते हैं सीआरपी लेवल, वो नॉर्मली 5 से नीचे होता है, 5 से ऊपर जज करने के लिए वो सीआरपी चेक करवाते थे। अभी मेरे पास एक केस था और वो बड़े बड़े अस्पताल में ट्रीट हो रहा था, वो सीआरपी नीचे आता था, सीआरपी ऊपर चला जाता, सीआरपी नीचे आता, सीआरपी ऊपर होता, ड्रग रेजिस्टेंस होगी। हमने एक हफ्ता दी, 2.8 पे आ गया, 2.8 पे आ गया। तो ये जो है, आप इस तरह के टेस्ट भी हम साथ साथ कराएं ताकि पेशेंट भी सेटिस्फाई होता, आपको भी अपना पता लग रहा होता कि क्या क्या। सैचुरेशन रेट अगर बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बेहतर हो जाता है, तो आप समझो पेशेंट आपका सेटल है। सबसे पहले उसकी जो बुखार ठीक होगा और साथ उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट बेहतर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फास्ट था कम हो जाएगा, तो आपका पेशेंट सेटल होगा। और हमने एक एक दिन में एक एक 2-2 घंटे के अंदर हमने निमोनिया के केसेस सेटल किए हैं भाई। एक एक घंटे के अंदर, एक एक 2-2 घंटे के अंदर निमोनिया, बुखार भी उतरा, निमोनिया सेटल हुआ, बंदे सेटल हो। निमोनिया की ये बहुत ज्यादा हमारा ये प्रोटोकॉल चलता है। फिर ब्रायोनिया, बच्चा रोता है, सांस लेते क्राई करेगा तो ब्रायोनिया पक्की है। स्पुटम में ब्लड आ रहा है तो फास्फोरस पक्की है। ये निग्लेक्टिक निमोनिया की फास्फोरस बड़ी दवाई है। लेकिन जब आप ट्यूबर, न्यूमोकोक्सिन, लाइको, एक एल्टमटाल देंगे, निमोनिया सेटल कर देगा। और फिर भी आपको ऑक्सीजन लेवल बेहतर नहीं हो रहा तो फिर आप लेक्सिस की डोज दे दें, लाइको दे दें, कार्बोवेज दे दें, आपका ऑक्सीजन लेवल फौरन ऊपर ले जाएगी। अंडरस्टैंड जी? ठीक है जी, आगे चलते हैं। डबल निमोनिया भी होता है, दोनों लंग्स पकड़े जाते हैं। राइट लंग्स का भी निमोनिया आता है, लेफ्ट लंग का भी निमोनिया आता है। हाँ जी, लाइको, जैसे लाइको लाइट पे अच्छा काम करती है, लेक्सिस लेफ्ट पे। लेकिन हम बड़ा तमीज भी यूं देते हैं, जो मैंने आपको कहा ना कि ट्यूबर, न्यूमोकोक्सिन, लाइको। लाइको भी बड़ी निग्लेक्टिक निमोनिया की बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है। कॉमन वायरल सार्स हो गया, कोविड हो गया, नींद हम बोल सकते हैं इस पे ना? क्यों भाई? हालिया वबा बड़ी अच्छी सजेशन है, हालिया वबा। तो हालिया वबा में हमें आजकल हम देते हैं, ट्यूबर दे दें, आर्सेनिक रस्टॉक्स दे दें, यूपिटोरियम बुखार सेटल कर देगी। और अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है तो लेक्सिस दे दें। हो गया जी, निमोनिया कवर हो गया।
मीजल के साथ भी हो सकता है, मीजल के साथ ज्यादा चांसेस जो होते हैं मेनिंजाइटिस के होते हैं, निमोनिया के इतने चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट चलें जी। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट चले ना। इसका भी शायद उसने एक्सरे दिखाया होगा, इसका एक्सरे है, दिखाओ यार, इसका भी एक्सरे दिखा दें जरा। हाँ ये देखिए, ये पैचेस मैंने पहले कहा था, इस पे पैचेस नजर आएंगे, वहां पूरा एरिया वाला होगा जहां पानी होगा, तो ये देखें ना पैचेस है, ये पैचेस शो करेंगे निमोनिया। और ये पैचेस टीबी वाले के भी आते हैं इसी तरह के। और मैं आपको बताऊं कि ये पैचेस बाद लाइफ टाइम नहीं ठीक होते, लेकिन होम्योपैथी से मैंने ऐसे ऐसे पैचेस ठीक किए। एक बंदा था मेरे पास, वो सऊदी अरब से काम करता था, वो आया तो उसका पैच आ गया ट्यूबरक्लोसिस का। तो आप यकीन नहीं करें, मैं महीना 2 महीने मैंने उसको दवाई दी, उसने एक्सरे कराया, पैचेस गायब हो गए। हमने एक्सरे दी, ट्यूबरक्लोनियम दी, फास्फोरस दी, आर्सेनिक हाइड्रेट दी, महीना 2 महीने उसने खाई, उसके पैचेस खत्म हो गए। होम्योपैथी कोई भी दूसरी साइंस नहीं मानती ये जो पैचेस एक दफा बन गया ना ये ठीक हो सके। अगर होम्योपैथी आप समझते हैं ना तो ये पैचेस भी ठीक कर सकते हैं। आप समझ आ गई जी निमोनिया के। नेक्स्ट एक्सरे देख के जो आपको पैचेस वाइट वाइट नजर आएंगे तो ये समझे उसके पैचेस है। नेक्स्ट आगे लाइन, मैंने आपको कहा था यहां लगाएं इसको, और जो शुरू में नहीं एक दिखाई थी यार, ये चलाए, ये चलाए ना, ये एपिग्लोटस है, ये जो नहीं ये। अब होता क्या है कि जब इसमें इन्फेक्शन होगा या इसमें स्वेलिंग होगी या ये सूज जाएगा, स्वेलिंग हो के जब स्वेलिंग होगी तो ये फंक्शन स्लो हो जाएगा, ये फंक्शन स्लो हो गया। और जब ब्लॉक एयर ब्लॉक होगी, एयर ब्लॉक होगी तो बंदे की डेथ होगी। समझ आइए जी, दिस इज द एपिग्लोटस। वहां लाएं। अब अगर आप डिफ्थेरिया की सिम्टम को पढ़ें, डिफ्थेरिया के सिम्टम, मैंने बेशुमार लोग जो जिनका ये यहां गला बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है और वो ये डेथ कर देता है। तो मैंने ट्यूबर दी और मैंने डिफ्थेरियम 1 mg की डोज दी आधे घंटे बाद एयरवेज खुल गया, बेहतर। डिफ्थेरियम बेसिकली, डिफ्थेरियम जैसी अलामत आपको, अगर डिफ्थेरिया क्या कहता है, गला कोटू उसको कहते थे, गला बंद करके ना मारता था वो डिफ्थेरिया। अब तो एरेडिकेट हो गया, दुनिया से नहीं मिलता, लेकिन उस जैसी अगर आपको चीजें मिलती हैं, दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलर, तो आप डिफ्थेरिया का इस्तेमाल करें। आप ट्यूबर की एक डोज दें, एक डिफ्थेरियम की डोज दें, कम हो जाएगा। फ्रेंजाइटिस, बेलाडोना, ब्रेटाकार्ब इमीडिएटली स्वेलिंग को कम करती है। आप वो तो मेजमेटिक मेडिसिन का मैंने आपको जिक्र किया, आप फौरन बेलाडोना दें, आप फौरन ब्रेटाकार्ब दें, 15-15 मिनट के बाद कैसे रिपीट करें, आपका ये जो सेलुलाइटिस हो गया ये कम हो जाएगा और आपकी एयरवेज पैसेज इजी हो जाए। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी दवाइयों में मैं नहीं आपको घुसेड़ना चाहता, ठीक है जी। वो कहते हैं एपिग्लोटिस कैन रैपिडली प्रोग्रेस टू द कंप्लीट अपर ओपेज ऑब्स्ट्रक्शन, देयरफॉर मस्ट बी ट्रीट एग्रेसिवली। सोच का टाइम नहीं है, 3 घंटे वाली हिस्ट्री नहीं है भाई मेरे, नो। कोई लंबा चौड़ा सोचेंगे तो मरीज गया। वो कहता है नहीं, वो खुद लिखता है, वो कहता है ट्रीट इट एग्रेसिवली,
और अग्रेसिवली, not a 1x 2x 3x, not aggressive treatment. Aggressive treatment with a potency 1 10 फौरन दें। ये मीडियम पोटेंसी है 1m 10m, फौरन दें, आपको फौरन रिजल्ट मिलना चाहिए। इसमें ये इमरजेंसी है भाई, ये नहीं कि कद कोलू कद चट्टू सत्तू। ये लंबी इसमें आप नो, ये निगलेक्ट करें, रिजेक्ट करें ये साइंस जो है, इस किस्म की साइंस को, इस किस्म की साइंस को रिजेक्ट करें। और मुझे कल एक बच्चा मुझे मिलने आ गया कनाडा से, कल जी मैं कनाडा से आऊँ, और ये बड़ा शौक से आपको मिलने आया। मैंने कहा बच्चे क्यों मिलने आए हो? कहते जी मैं आपके पास 2-3 साल पहले आया था, मुझे सोराइसिस थी, तो मैंने 6 महीने दवाई खाई, तो अब मैं 2-3 साल से, मुझे वहाँ पता नहीं, मैं बचपन से इलाज करा रहा था, मेरी सोराइसिस नहीं ठीक हो रही थी, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो वो बच्चा कनाडा से कहता नहीं मैंने डॉक्टर साहब को ज़रूर मिलना कि मैं ठीक हूँ, बॉडी बिल्कुल साफ थी। तो ये इस तरह की चीज़ें तभी ठीक हो सकती हैं कि जब आप उस पूरे मैकेनिज्म, मैं अगली सीरीज शुरू करने लगी ऑटोइम्यून डिजीज पे। ऑटोइम्यून डिजीज पे होम्योपैथिक डॉक्टर को बोला ही नहीं है, मैं ऑटोइम्यून डिजीज पे पूरी सीरीज करूंगा। ऑटोइम्यून की डिजीज हम डिस्कस करेंगे, उनका इलाज बताएंगे। ये सोराइसिस क्या होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एनक्लोजिंग स्क्लेरोडर्मा है, बेशुमार ऑटोइम्यून डिजीज है। हम पूरी सीरीज की करेंगे कि लोगों को ये पता चले कि होम्योपैथी कैसे ठीक करती है इसके। ये सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज है, और ऑटोइम्यून डिजीज को दूसरी दुनिया साइंस ये कहती है ये तो ठीक ही नहीं होती, ये लाइफ टाइम है, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। वाई द होम्योपैथिक साइंस है जो ये लाइफ टाइम वाला लफ्ज खत्म कराती है, क्यों? बस क्यों? और ये पावर किस में है? पोटेंसी में। ये पावर किस में है? पोटेंसी। कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट लो, पोटेंसी, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, बस आप समझ लें तो आपको पोटेंसी समझ आएगी। कोई हवालात, कोई आर्गो, कोई लंबी चौड़ी साइंस डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आपने यह समझ लेना कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है। एवरी एक्शन इज इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन आपने समझ लिया तो आपको पोटेंसी की समझ आई। और ये डिसाइड करना है, हनीमन एक अफरोजम में ये कहता है, ये मैं छोड़ता हूं डॉक्टर की स्वाबदीद पे, ये मैं छोड़ता हूं डॉक्टर की स्वाबदीद पे कि वो सिचुएशन के मुताबिक कौन सी प्रेगनेंसी सिलेक्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हनीमन कह रहा है, लेकिन वो बेस समझा दी है उसने आपको कि क्रूड इज अ प्राइमरी एंड पोटेंसी इज अ सेकेंडरी। आपने हमेशा जब इलाज करना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोच के करना है। मदर टेंचर के करिश्मे इज नॉट होम्योपैथी। और ये एक्सपीरियंस है, ये तजर्बा है कि क्रोनिक डिजीज जब भी ठीक हुई तो पोटेंसी से ठीक हुई, जब भी ठीक हुई पोटेंसी से ठीक। मदर टेंचर या लो पोटेंसी आप कहां यूज कर सकते हैं? एक तो पोटेंसी को शेक करने में, या आप ऊपर गए पोटेंसी फंस गई आप नीचे आ जाए। न्यूट्रिशन के लिए यूज कर सकते हैं, एज ए न्यूट्रिशन। हाँ जी, न्यूट्रिशन इफेक्ट्स जो मेडिसिन रखती है, न्यूट्रिशन इफेक्ट्स, कल के लिए फाद दे दी, ये काली फाद दे दी, ये न्यूट्रिशन इफेक्ट्स है, नॉट एज अ मेडिसिनल इफेक्ट। एक और कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि न्यूट्रिशनल इफेक्ट और है, मेडिसिनल इफेक्ट और है भाई। और कोई भी जो दवा मेडिसिनल इफेक्ट रखती है, अगर वो न्यूट्रिशनल इफेक्ट नहीं रखती, वो अगर आप लो पोटेंसी में यूज करते हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप जानबूझ के, आपको पता है कि ये प्राइमरी फंक्शन है, आप जानबूझ के, और इसकी बहुत बड़ी सजा है।
दुनियावी सजा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपर बड़ी सजा है। आपको पता है ये प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, आप फिर क्यों उस बंदे को दोजख में धकेल रहे हैं? धकेल रहे हैं ना आप उसको, जन्म रसीद कर रहे हैं आप उसको। न्यूट्रिशन इफेक्ट पे आप लो पोटेंसी यूज कर सकते हैं, और नॉट मेडिसिन। मेडिसिन के इफेक्ट पे आप लो पोटेंसी नहीं है। लो पोटेंसी मीन में ये जो 1x, जितना नीचे रहेंगे प्राइमरी फंक्शन, जितना ऊपर जाएंगे सेकेंडरी फंक्शन। बस आप इस पे कार बांध रहे हैं। हाँ, न्यूट्रिशनल इफेक्ट अगर कोई मेडिसिन का है जो दवा के तौर भी इस्तेमाल हो रही है, और न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स के तौर भी आप खुराक खा सकते हैं ना, खुराक के तौर पे तो आप उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन दवा के तौर पे आप उसको शामिल नहीं कर सकते। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के तौर पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहेंगे तो मैं पोटेंसी पे एक लेक्चर भी आपको दे दूंगा। लेकिन नुक्ता, साइंस का नुक्ता क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, H2O क्या है, व्हाट इज द H2O? आप लंबी दास्तान छोड़ दें, वो पानी आसमान पे जाता है, नीचे आता है, गिरता है समुद्रों में, दरियाओं में, वो चलता है, वो पता नहीं सीन होता है, फलान होता है। वो यार H2O इज वाटर, वो जम भी जाता है, वो एयर भी बन जाता है। जब उसको उसमें लेके आओगे, ठंडा करोगे तो पानी बन जाएगा। जो फार्मूला है ना यार, अब ये फार्मूला गलत नहीं हुआ ना अभी तक, कि गलत हुआ है कभी तक H2O? साइंटिस्ट का काम क्या है? फार्मूले देना, राग नहीं अलापना, जो मलाई कहानियां नहीं सुनाना। समझ आई आपको? क्या काम है उसका? छोटा सा क्लू, छोटा सा क्लू। वो क्लू मेरे हाथ में भी हो, आपके हाथ में भी, उसके हाथ में। H2O, यूनुस खान एनालाइज करेगा, डॉक्टर यूनुस तो H2O पानी बनाता है, मैं करूंगा तो पानी बनाता है, ये करेगा तो पानी बनाता है, वो करेगा तो पानी बनाता है। होम्योपैथी एक साइंस है। मैं करूं तो तब भी रिजल्ट दे, आप करें तब भी रिजल्ट दें, वो करे तो तब भी रिजल्ट दें। और वो क्या फार्मूले हैं? ये जो फार्मूले मैं आपको ये बता रहा हूं, आप इन पे आए। और पोटेंसी क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। आप होम्योपैथ करवा रहे हैं, आप प्राइमरी फंक्शन ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं। आपको उसने क्लास फर्स्ट ईयर में आपको उसने पढ़ाया था 4 बेसिक प्रिंसिपल। पहली वाला ही कायदा भूल गए आप बातें करें मैं जीन को ठीक करूंगा, आप बातें करें मैं रीनल फेलियर को ठीक करूंगा, आप बातें आसमान से बातें करा, आप बेसिक लॉ को ही भूल गए। और ये मैंने बेशुमार दफा कहा है कि ये जो सिस्टम है, मेरे पास इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट एलोपैथ डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं हमें होम्योपैथी सिखाओ, हमें होम्योपैथी सिखाएं, हमारे यहां कोई चीजों का इलाज नहीं है और हम उनको कहानियां सुनाएंगे। नो, बात साइंटिफिक लैंग्वेज में गुफ्तगू होगी, तब बात उसको समझ। और ये पेनिट्रेशन, मेरी ये कामयाबी है, मेरी ये सक्सेस है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स होम्योपैथी को पढ़ने का सोच रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये हमारी सक्सेस है। और वो सक्सेस किस वजह से हुई? कि ये अंदाज था और इस अंदाज को उन्होंने सुना। समझ आई आपको बात? इसलिए साइंटिस्ट का काम फार्मूला बनाना है। साइंस बिलीव करती है प्रूफ पे। H2O प्रूव्ड। साइंस बिलीव करती है ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिलेगी तो वो क्या होगा? ऑक्सीजनेट ब्लड होगा। वो जिंदगी है सेल की, वो सेल की जिंदगी है। दिस इज द साइंस। ये कार्बन डाइऑक्साइड मिस करेंगे तो सेल की जिंदगी नहीं है। ये फार्मूला है भाई, ये फार्मूला है कि पोटेशियम इज अ नर्व कंडक्टर। कि नर्व के अंदर, एक नर्व से जब दूसरे नर्व के अंदर मैसेज आता है, दैट इज द पोटेशियम।
ये फार्मूला कभी में से नहीं हो सकता भाई। इसलिए जो बात हम पोटेंसी की भी कर रहे हैं, ये पोटेंसी आज से 200 साल पहले माइक्रो एग्रोरिज्म में था ही नहीं, अब आ गया। तो हम भी कहते हैं ना, ये हमारी पोटेंसी जो है ये इसी तरह काम करती है जैसे आपको पहले माइक्रोइज्म को नहीं पता था। और ये क्लिनिकल प्रूव्ड है, करोड़ों लोगों पे ये पोटेंसी प्रूव्ड है। इसलिए आप बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। आगे चलें जी, एपिग्रा हो गया ना, ये तो हो गया। बेल ब्राटाकार ट्यूबर बेसिलियम जरूर दें, इन्फेक्शन होगा और स्वेलिंग जो ही कम होगी आपका एयरवेज पास खुल जाएगा। डिफ्थेरियम का मैंने इसलिए जिक्र किया कि डिफ्थेरियम की अगर आप पैथोफिजियोलॉजी देखें तो वो जो गले को बंद करके मारता है, जबान उसकी स्वेल हुई होती है। मैंने जिंदगी में एक डिफ्थेरिया का पेशेंट, आज से कोई 20-22 साल पहले एक पेशेंट मैंने देखा, वो गुजर खान की बच्ची थी और गुजर खान की रहने वाली बच्ची थी, छोटी सी बच्ची है। तो मैंने उसको देखा, उसकी ज़बान स्वेल और सारी उस पर कोटेड थी और गला उसका बंद था और ब्रीदिंग उसकी डिफ़िकल्ट थी। मैंने उसको उस वक्त, आज से 25 साल पहले, मैंने एक ट्यूबर की डोज दी और मैंने उसको डिफ्थेरियम 1M की डोज दी। अगले दिनों बच्ची बेहतर हो गई थी। ये मैं आज को 20-25 साल पुराना केस सुना रहा हूं। तो अब भी मेरे पास जो हॉर्सनेस आ जाती है, जो उनके गले बैठ जाते हैं, हॉर्सनेस, उसको मैं डिफ्थेरियम देता हूं, गला खोल देती है। की वजह से बैठ जाता है उसको भी। वो तो और दवाइयां ना, वो डिफ्थेरियम भी दे सकते हैं। वो तो आपकी कोका है, आपकी अर्जेंटम मेट है, आपकी कॉस्टिकम है, सिलीनियम है, ये स्पीकर्स की जो दवाइयां। चलें जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कितने घंटे हो गए? 2 हैं? 2 से ऊपर हो गया। तो फिर मकाएं ना, इसको मकाते हैं। लय में चल रहे, 2 हिस्सों में चल देंगे। अभी कितनी स्लाइडिंग की हमने? कोई नहीं यार, करते हैं जितना हो, फिर आगे और टॉपिक करते हैं। आज मुका देते हैं इसको। हाँ, मैं जल्दी आ जाता हूँ। लुडविग्स इंजाइना, आप इंजाइना आप कहेंगे वहां भी है, इंजाइना यहां भी है। पेक्टोरस इंजाइना हार्ट में होता है। इट इज अ प्रोग्रेसिव सेलुलाइटिस of the connective tissue of the floor of the mouth and neck and can progress and lead to the death within an hour, mostly caused by the dental infection. A dental infection of the involved sublingual and submaxillary space. Infections sublingual and submaxillary space lead to the edema and soft tissue displacement which may result in the airways obstruction. दांतों का मसला, कोई इन्फेक्शन आया, उसने यहाँ स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग होने के साथ एयरवेज ब्लॉक हो गया। तो मोस्ट कॉमन जो माउथ जो इन्फेक्शन आता है टीथ का, आपको फौरन पायरोजीनोम पे जाना चाहिए, फौरन पायरोजीनोम पे जाए, फौरन स्टेफिसाइगेरिया दें और स्लेशिया का इस्तेमाल करें। यूं करके तो इन्फेक्शन यूं ही कम होगा, एयरवेज ब्लॉकेज खुल जाएगी। टंग स्वेलिंग, प्रोट्रल, ड्रॉपिंग ऑफ द स्लाइवा, और जहां स्लाइवा ड्रॉपिंग, ड्रोलिंग शुरू, ड्रोलिंग मीन स्लाइवा शुरू हो गया। जब स्लाइवा शुरू हो गया तो यूं स्लेशिया को हटा दें, फिर मर्कसा, फिर स्लेशिया को हटा दें, फिर मर्कसा। फिर स्लेशिया को हटा दें, मर्कसाल। अब जरा सिम्टम पे गौर करें। प्रेजेंटेशन क्या होगी? टंग स्वेलिंग होगी एंड प्रोट्रूशन होगी और उस पर ड्रोलिंग ऑफ द स्लाइवा आ रहा होगा। हार्ड पोटैटो, ऐसे लगेगा कि आलू, गरम आलू यहां फंसा हुआ है, गरम हार्ड पोटैटो।
गरम आलू बना गया जी, पता लगता है यहां आलू फंसा हुआ है जी, इतनी स्वेलिंग। हॉट पोटैटो, देखें लोगों ने कैसे कैसे काम किए। हॉट पोटैटो फीलिंग, रिस्ट्रिक्टेड नेक मूवमेंट, स्वेलिंग होगी तो नेक मूवमेंट, मतलब इतनी स्वेलिंग होगी कि सारा अंदर का एरिया स्वेल कर गया और उसने एयरवेज। यूजुअली फेवर एंड ट्रसनेस इज द प्रेजेंट, लॉक जाओ हो जाएगा, ट्रसनेस मीन लॉक जाओ हो जाएगा, लॉक जाओ हो जाएगा। और यहां आप ना जब लॉक जाओ आता है तो फिर आप मैगफास, क्यूप्रम, टेटनस, कॉस्टिकम, लॉक जाओ भी आ गया। ये प्रेजेंटेशन है इसकी। हाँ, ट्रसनेस द स्पाज ऑफ द जॉ, मसल्स, रिजोल्यूशन, इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, मुंह नहीं खोल सकता, मुंह नहीं खोल सकता, और मुंह नहीं खोल सकता तो फिर कॉस्टिकम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन शुरू में आपने ट्यूबर पायरोजिनम ये जरूर देनी है ताकि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करे। हो गया, दवाइयां लिख दी। पायरोजिनम, स्टेफिसेगेरिया, ट्यूबर, बेसिलियम, मर्क्सॉल, स्लेशिया, मैगफास, कॉस्टिकम, लक्ष्मीका। नेक्स्ट, इसकी पिक्चर जरा दिखा दें, इसकी पिक्चर दिखा दी, लाइन जी लाइन, लाइन जी लाइन, ये देखा जी, जुबान मुंह बंद, ये है लोल्विंग। नाम मुश्किल है पर आप ये देख के इलाज कर दें। दोनों में नहीं आओ, ये एक जगह और भी पिक्चर आएगी, ये पिक्चर एक और जगह भी आएगी, लेकिन इसमें इन्फेक्शन है, उसमें सिर्फ स्वेलिंग होगी। एक आगे एक टॉपिक और आएगा, वो क्या होगा, एलर्जी वाला टॉपिक है, जिसको कहते हैं आर्टिकेरिया बंदे को हो जाए ना तो उसकी भी पिक्चर यूं आती है लेकिन उसमें इन्फेक्शन शो नहीं होता, इसमें आपको इन्फेक्शन नजर आएगा और उसमें स्वेलिंग होगी, ओंठ सूज जाएंगे, वो पिक्चर भी हम आपको दिखाएंगे, वो आर्टिकेरिया होगा। नेक्स्ट जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक्यूट पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म क्या है, क्लॉट, क्लॉट हमने हार्ट में भी पढ़ा था और बड़ा डिटेल से पढ़ा था। अब होता यह है कि कहीं नीचे टांगों की वेन से कहीं से ना वो क्लॉट निकलता है, और ये क्लॉट जो है एक बहुत कॉमन क्लॉट आता है जब फीमर बोन ब्रोकन होती है, आपकी ये जो हड्डी है ना ये वाली, इससे लाजमी एम्बोलिज्म होता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और जिस बंदे का ये फ्रैक्चर हो ना ये फीमर बोन का, आप अलर्ट होकर उसका इलाज करें कि उसको क्लॉट होने के चांसेस हैं, और वो डेथ करा देता है। कभी आपने नहीं सुना, ये बहुत कॉमन है। और अगर किसी का सांस खराब होता है और उसकी फीमर ब्रोकन है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे यहां से क्लॉट उठा, एम्बोलिज्म उठा और वो आके लंग्स में आ गया, और ये ब्रेन में भी जा सकता है, ये फेफड़ों में वहां भी जाता है। लेकिन इसका पाथवे यही होता है कि ये पहले उधर जाता है हार्ट में, फिर लंग्स में आता है, हार्ट से होके निकल के आता है। तो बाद दफा वहां मिसाइल पैदा कर देता है और बाद दफा यहां आके मिसाइल पैदा कर देता है। आसान सा, इसकी पिक्चर ले आए जी, इसकी पिक्चर ले आए, दिस इज, ये है एम्बोलिज्म। ये नीचे से आया, यूं हार्ट में गया और वहां से होता हुआ सीधा लंग्स के अंदर आ गया, और ये इसने ब्लॉक कर दिया।
ये नीचे से आया, हार्ट से होता हुआ ये लंग्स में आ गया, ये अब ब्लॉक इसने कर दिया, गया आप सांस, एयरवेज ब्लॉक कर दी। अब वो जो मैकेनिज्म आपने ऊपर पढ़ा था वो मैकेनिज्म नहीं हो रहा, और ये सडन डेथ कराता है, सडन डेथ। सडन डेथ करता है। अब इस क्लॉट को रिमूव करना है आपने फौरी तौर पे, आपने कोशिश करनी है फौरी लेक्सिस का इस्तेमाल करें। यहाँ पे लेक्सिस क्या करेगी, इसको रिमूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसको एक्सपेंड डायलेट भी करने कहीं से स्पेस बना देगी साथ से। लेक्सिस का काम है डायलेट कर देती है फौरन, और ये मिनटों के अंदर अंदर ये काम होगा, वगरना काम गया। आर्निका इसको डायलेट करेगा, कैक्टस इसको डायलेट करेगा और यहां से निकालेगा, ओपियम इसको यहां से रिमूव करेगी फौरी तौर पे, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिमूव करेगी, यहां से हटाएगी, पोथ्रोब इसको उठाएगी। पॉइजन में आप लेक्सिस का सहारा लें, आप बोथ्रोब का सहारा लें, लेकिन फौरी तौर पे जो रिजल्ट देगी आपको लेक्सिस फौरन दें, फौरन यहां स्पेस बना के इसको रिड्यूस करके यहां से मूव करा देगी, डाइल्यूट करेगी। आर्निका भी करेगी, क्योंकि वहां अगर इंजरी का काज आ गया तो आर्निका भी इसको डाइल्यूट करेगी। समझ आया आपको? ये है, ये फौरी तौर पे इसको, ये वापस लाएं जरा उसको, समझ आ गया है आपको? वेल, जब फेफड़ों में आ गया तो क्या करेगा, सांस, रिजल्ट इन द सडन डेथ। जब वो तेज 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 सांस लेगा, और इसमें आपने क्या करना है कि फौरी तौर पे लेक्सिस देनी है, जल्दी जल्दी दें, जल्दी जल्दी दें, रिस्पांस आ गया आर्निका दें, बोथ्रोब दें, और डायलेट करने की भी कोशिश करते हैं, आप लाइको दें, कार्बोवेट डायलेट कर देगा तो पेशेंट आपका बच जाएगा। ये जो लेक्सिस है ये बहुत सारी जगहों पे ब्रीदिंग को बेहतर कर देती है, ये रुकावट हटा देती है। सांस है ना, पॉइजन है ना, पॉइजन, अब इमरजेंसी में पॉइजन डेथ करता है ना, आपको पता है, तो वो ठीक भी फिर पॉइजन करेगा, ठीक भी पॉइजन करेगा। 200 फौरी तौर पर 200 दें, 200 ज्यादा देंगे, रिएक्ट ज्यादा ना आ जाए, कोई मसला ना हो जाए कि वो ना हो जल्दी चला जाए। लेक्सिस दें, फौरन फौरन आपको 1 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देगी, रिलैक्स कर देगा। नेक्स्ट चीज, उसकी बड़ी दवाई कौन सी है, और टीका यूरन, एपस, अस्टाकस, अस्टाकस, ट्यूबरक्लोनियम, सल्फर, सुराइनम, ये बड़ी दवाइयां आप ये देंगे फौरन, ये डेथ कराता है। ये अक्सर एलर्जिक रिएक्शन से लोगों की डेथ हो जाती है। और यहां में आपको एलर्जी की फिर और कहानी भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने टॉपिक में नहीं डाली हुई थी। ये आपकी मौसमी एलर्जी भी होती है, जैसे थ्रेशर सीजन चल रहा है तो सांस डिफिकल्ट हो जाता है। अब थ्रेशर सीजन चल रहा है तो क्या करते हैं हम, जो डस्ट पैदा होती है तो हम क्या करेंगे, ट्यूबर देंगे, हम पोथोस देंगे। जितनी एलर्जी है ये जहन में रखें, स्टार्ट ही बेसिलिनियम ट्यूबर से लें, स्टार्ट ही बेसिलिनियम ट्यूबर से लें। आप पोथोस दें फौरन। स्पोंजिया भी इस सीजन की दवाई है, स्पोंजिया, आपको फौरन सांस ठीक है। आप डायलेट करें, लेक्सिस लाइकोकार्ब डायलेट कर सकते हैं फौरी तौर, 5 मिनट 10 मिनट में डायलेट हो जाएगा। आप पोथोस दें, कॉज है डस्ट एलर्जी, तो कॉज डस्ट एलर्जी को कौन एड्रेस करेगा, पोथोस करेगी, स्पोंजिया करेगी। अब सीजनल एलर्जी और बहुत सी, रेलिया,
अब आते हैं लोग हमारे पास, वो जो छींकें स्टार्ट हो गई हैं, जो सीजनल एलर्जी हो गई है, सांस बिल्कुल इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। लेक्सिन लाइकोकार्बोवेज ये डायलेट करेगी ब्रोंकाई को, आपको बंदा सेव कर देगी। आप अगर स्नीजिंग ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आप इसको सबर डी ला दें। वो कहता है लेटता तो सांस खराब होता है, अरेलिया दें, लेटा नहीं जाता, अरेलिया वाला लेट नहीं सकेगा। अब लेट नहीं सकता कौन, आगे भी मैंने एक दवाई बताई है, ग्रेंडेलिया भी लेट नहीं सकता, ओपियम नहीं लेट सकता, लेट नहीं सकता, एपस नहीं लेट सकता क्यों पानी पड़ गया है। तो लेटने पे बड़ी दवाई है, लेटने से कफ बढ़ जाती है तो आप पल्सटीला है, आपके पास आयोसैमस है, आपके पास ड्रोसरा है, आपके पास स्टिक्टा है। और ये लेटने से तो जो सांस खराब होता है ना, ये एपस भी बड़ा अच्छा ठीक करती है। वो एपस उस वजह से ठीक करती है कि वो पानी पड़ा होता है। ग्रेंडेलिया भी ठीक करती है। और यहां नाजा, नाजा का जो अगर आप फंक्शन देखें तो वो पहली लाइन बोरक में उसने लिखी है कि बल्बर पैरालिसिस, बल्बर पैरालिसिस। एक और दवाई है हाइड्रोसैनिक एसिड, डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर, डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस की वजह से डेथ हो जाना, हाइड्रोसैनिक एसिड, डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर, नाजा, डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्बोलिक एसिड। ये वो दवाइयां हैं जिनकी मौत वाकया होती है। और हाइड्रोसैनिक एसिड जो है ये आनन फानन मारती है, मौत लाती है। हमारे पास बच्चे जो आते हैं ना, दौरे पड़ते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं। इसका दौरा क्या होता है, यूं आया खत्म हुआ फिर दौरा शुरू, यूं आया फिर, और जो कोई दौरों में ही बच्चे को मार देगी। हाइड्रोसैनिक एसिड इज अ वेरी रेस्क्यू रेमेडी भाई, वेरी रेस्क्यू। ये डेथ कॉज करती है किसकी वजह से, लंग्स डिजीज की वजह से। ये डेथ कॉज करती है जो है कार्बोलिक एसिड, लंग्स डिजीज से। नाजा डेथ कॉज करता है लंग्स की डिजीज से। आई समझ आपको। और तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अगर उसको पढ़ें, नाजा को पढ़ें, तो मेडुला पे असर अंदाज होता है। और मेडुला के अंदर से आपकी क्रेनियल नर्व निकल रही है 9th 10th, और वो जहां जहां इन्वॉल्व है उसको पैरालाइज कर दे। हाइड्रोसैनिक एसिड कहाँ काम करेगी, ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स पे काम करेगी, जो सारी आपकी लोअर रेस्पिरेटरी एरिया की उसके अंदर शाख है, उसको डेथ कर। तो हमारे पास दवाइयां हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल कैसे करना है एक एक चीज को। अब ये आप बार बार प्रैक्टिस में जाएंगे, इसको बार बार सुनेंगे, इस लेक्चर को बार बार सुनेंगे, आपके अंदर चीजें पेवस्त हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा इधर करना, थोड़ा इधर करना, थोड़ा इधर करना, थोड़ा इधर करना। मैं आपको यही ना कि आप इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे, साइंस सिम्टम साथ साथ, दवाइयां हम आपको साथ साथ बताई जा रहे हैं। एलर्जी में कुछ बेहतरी होगी है। परफ्यूम, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड के अंदर यह है कि ये आपकी सेंसरी नर्व्स को बहुत तेज कर जाता है, ये फौरन उसके असरात लेता है, आपकी सेंस तेज हो जाती है कार्बोलिक एसिड से। तो सेंस तेज होगी तो अटैक आएगा। समझ आई आपका बात। और ये उसकी सबसे उसकी सूंघने की जो सलाहियत है ना,
वो कार्बोलिक एसिड में सबसे ज्यादा। समझ आ गई है? अब ये सूंघने की हिस्स कम हो जाती है तो फिर कॉस्टिकम है। सूंघने की हिस्स बढ़ जाती है तो कार्बोलिक एसिड। कान की हिस्स तेज हो जाती है तो सारम है, थ्रीडियन है। कान की हिस्स कम हो जाती है तो कॉस्टिकम है। अब समझ आइए? टेस्ट खत्म हो जाता है, टेस्ट की हिस्स खत्म हो जाती है तो कॉस्टिकम है। बोलने की हिस्स खत्म हो जाती है तो ओपियम है, कॉस्टिकम है। समझ आ गई? तो ये बड़ी मजे की साइंस है, कहां कहां डील करती है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट चलेंगे, टाइम बहुत हो गया जी। ये है, दिस इज रेस्पिरेटरी आर्टिकेरिया। ये देखा है आपने? दिखाएं जी, दिखाएं जी। इससे एयरवेज ब्लॉक होगा, डेथ हो जाएगी। मसला नहीं ना कि वो जो हमारा मैकेनिज्म है उस पर जहन में रखे ना। अब जहां से एयर ही नहीं जा रही, वहां जो मैकेनिज्म होगा, खून और ब्लड मिलेगा, उससे ऑक्सीजनाइड ब्लड पैदा होगा, वो पैदा ही नहीं होगा, पैदा नहीं होगा तो डेथ होगी। अब वो क्या करते हैं? एलोपैथिक। एलोपैथिक क्या करते हैं? यहाँ फौरन ट्रैकिया को पंचर करेंगे, सीधी ट्यूब डालेंगे और वहां वेंटिलेट करेंगे। इमरजेंसी वो क्या करते हैं? फौरन वो कहते 30 सेकंड में लगाता हूं, 30 सेकंड कि मैं यूं घूम के आता हूं, एनेस्थीसिया वाला साथ खड़ा होता है और बाकी स्टाफ साथ खड़ा होता है, मैं यूं मारना, साथ एनेस्थीसिया, साथ मैंने सुआ मारना और यहां से मैंने ट्यूब सीधी नीचे कर। पहले मैं कोशिश करूंगा यहाँ माउथ से चली जाए, नाक से नहीं जाएगी तो फौरन मैंने, चूंकि ये एरिया ब्लॉक होगा, यहां से नहीं जा सकती, मैंने यूं मारना यहां से हुआ तो यहां ट्रैकिया से मैंने एंटर हो जाना। ठीक है, उधर इमरजेंसी यूं डील होती है। वो कहते हैं हम 30 सेकंड लगाते हैं इस काम को, 30 सेकंड। इतने हाई अलर्ट होते हैं लोग, और आप कहते हैं 3 घंटे स्टिल हो। 3 घंटे से कितने, 9 मिनट है, 9 मिनट से 3 आवर्स। वो भाई काम ही 30 सेकंड का है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। इस दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। जो खाते हैं इसका वही इसकी मौत का सबब बनते हैं। यही बात है ना। प्रोग्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव। कैग जो होता है ना, कैग, शिकंजे से निकले, खोलें दिमाग। Acute exacerbations of the asthma, acute COPD, chronic obstruction pulmonary disease। हॉलमार्क इसका बड़ा निशान है, हॉलमार्क बड़ा निशान of acute exacerbations of the both these disorders is acute airways inflammation and bronchospasm, both asthma। अस्थमा आपको मैंने बताया ना आगे कि एलर्जिक अस्थमा भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, और उसमें आपके जो रेटलिंग कफ हो सकती है, खड़खड़ सीटियाँ, विजिंग शुरू होती है। और विजिंग और ये जो विस्लिंग है, इसके लिए आपके पास जो दवाइयाँ हैं वो है ट्यूबरक्लोनियम, बेसिलिनियम, स्टेनोमेट, एल्टमटार्ट, काली सल्व, कास्टिकम, सिपिया, सनेगा। ये जो दवाइयाँ हैं ये COPD और अस्थमा में काम आती है, और यही इमरजेंसी लेक्सिस लाइकोकार्डियोलॉजी। फिर आप उसके रेटलिंग कफ जब आएगी ना, रेटलिंग आ जाएगी, सीटियां बज रही हैं, तो सीटियों पे तो बहुत, और विजिंग पे जो ज्यादा असर रखने वाली दवाई है
वो है एल्टमटाल। और एल्टमटाल को हेल्प आउट करती है स्टेनोमेट। स्टेनोमेट आपकी चेस्ट के अंदर एक एनर्जी पैदा कर देती है और वो डिजीज को कोप करने की सलाहियत पैदा करती है। हम हर चेस्ट के इन्फेक्शन में, चेस्ट की रेटलिंग कफ में, एस्थमा में हम स्टेनोमेट का जरूर इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम बेसिलियम दे देंगे, एक स्टेनोमेट दे देंगे, उसके बाद एल्टमटाल दे। मोस्टली रेटलिंग को एल्टमटाल ठीक करती है। कहीं एल्टमटाल फेल होती है तो काली सल्फ। लेकिन याद रखें एल्टमटाल और काली सल्फ जो है वो गट्ठे नहीं जाएंगे, दोनों एक दूसरे के निमिकल हैं, दोनों गट्ठे नहीं जाएंगे। फिर बूढ़ों की जो कफ है वो रेटलिंग है, वो सनेगा है। फिर हमारे पास एक और दवाई है लोबेलिया इन्फ्लाटा, जो बड़े मजे की दवाई है। लोबेलिया इन्फ्लाटा द अटैक्स ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स क्या करती है कि आपकी अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पैरालाइज करा देती है। और ये आप बोरक पढ़े, और बोरक की समरी के अंदर उसने लिखा हुआ है, दूसरी या तीसरी लाइन है कि लोबेलिया इन्फ्लाटा अटैक ऑन न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। लेकिन हम पढ़ते हैं ना, और ये बुला जाने जो उनको जो पढ़ते हैं वो कहानियां वाले, किस्से वाले हैं। हम सिम्टोमेटोलॉजी के लिए इलाज करते हैं। यार पीछे एक पैथोलॉजी है तो तब सिम्टम पैदा हुई है ना। जब फेशियल नर्व पे आपकी वो जो कौन कौन सी दवाइयां काम करती हैं, ये जो 12 क्रीनियल नर्व हैं, इन पे हमारे पास हर नर्व पे दवाई पड़ी है, हर नर्व पे दवाई पड़ी है। तो आप जाके आज पढ़ें जरा उसको, लोबेलिया इन्फ्लाटा को। और चूंकि बोरक ने 100 साल पहले लिखा है अल्लाह के बंदो, और आपको अभी तक याद नहीं है। एस्थमा, अब ड्राई कफ के साथ अस्थमा आता है, क्रोलियम रूब्रम। और ये याद रखें कि अस्थमा की बेसिस में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। अस्थमा की बेसिस में क्या है, साइकोसिस है। और वो बेस सेट करें, और इनहेलेंट क्या कर रहा है तो कार्सिनोसन है, ड्राई कफ है, क्रोलियम है, स्टिक्टा है, मैंथा पिपरेटा है, स्पोंजिया है, ब्रायोनिया है, रूमेक्स है। देखो ना हमारे टिप्स पे हैं ये हमारी टिप्स पे हैं। मेरे पास एक डॉक्टर तारक, तो मैं गट्ठे बैठे थे, एक मरीज आया तो कहने लगा जी मेरी बीबी को खांसी थी, तो मैंने दुनिया जहान का इलाज कराया तो उसकी खांसी ठीक नहीं, जो कोई 25 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा किससे पे ठीक है था, मैंने काशी राम जाके खरीदा और मैंने ए से जी पढ़ना शुरू किया। जब मैं मेंथा टिप पे पहुंचा तो उसमें लिखा था हर किस्म की खुश खांसी की दवा मेंथा टिप है। तो मैंने जाके वो ली और बीवी को दी तो बीवी ठीक हो गई। समझ आइए आपको। तो मेंथा पिप, ड्रोसेरा, स्टिक्टा, रूमेक्स, ब्रायोनिया, क्रोलियम रूब्रम, ये सारी ड्राई कफ है। और सबसे बड़ी जो COPD की पैथोलॉजी पे जो दवाइयां काम करती हैं वो है ट्यूबर, बेसिलियम, ड्रोसरा, फास्फोरस, आर्सेनिक आयोडाइड। कमाल है, ये ऐसी दवाई है आर्सेनिक आयोडाइड के जो लिवर की और लंग्स की बेशुमार पैथोलॉजी को कवर करती है ऑन द बेस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, ऑन द बेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये इंटरस्टिशियल सेल डिजीज को ठीक करती है, ये फाइब्रोसिस को ठीक करती है ऑन द बेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और यहां जो COPD है इसकी एक और बड़ी वजह है, वो वजह यह है कि जो तंबाकू का जिनका इस्तेमाल है,
ये COPD के लोग ज्यादातर, बहुत बड़ी इस पे रिसर्च है कि ये टोबैको खाने वाले होते हैं, ये टोबैको पीने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे, टोबैकम 200 डेली डोज दे दें, फौरी तौर पर 1 ml दे दें। और ये जो टोबैको की वजह से लंग्स खराब होते हैं, और बहुत ज्यादा लंग्स TB की वजह भी है, साइकोसिस की वजह भी है, और क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, टोबैको भी वजह है। टोबैको का जो असर जाहिर करता है वो तो लॉ ऑफ जो हम कह रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो टोबैको ये उसकी पोटेंसी में देंगे तो उसको रिवर्स कर देगा, आसान तरीका है। वैसे तो कैलेडियम सैक भी है, ये लोबेलिया इन्फ्लाटा भी है, डेफने इंडिका भी है, लेकिन आपको ज्यादा रिजल्ट देगी। और इवन टोबैको के इस्तेमाल से अगर कैंसर भी हो जाता है ना, तो टोबैको पोटेंसी में ठीक कर देती। तो मदर टेंचर वाले से पूछे कि आप उसको तंबाकू खिलाएंगे हैं? और ये बहुत ज्यादा है जी, तमाशा यूरोप सारा यूज करता है। यूरोप में तो मैं देखा है बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्मोकिंग है, हमारे पास तो स्मोकिंग है, बीड़ी है, हुक्का है, नस्वार है। ये नस्वार वो गोरे नहीं, वैसे कई गोरे जो इधर से हो गए वो भी नस्वार खाते हैं। तो इसका जो इफेक्ट्स है ये क्या करता है, COPD आपको मतलब पता होना चाहिए। टोबैको रोज 200 की दे देंगे, ट्यूबर दे दें, खड़खड़ होते हैं, स्टेनामेंटम डाल दें, उसका ठीक हो जाएगा। 60 टोबैको दें, टोबैको जब तक नहीं देंगे ठीक नहीं होगा। बेस क्या कही, ट्यूबरकुलोसिस, साइकोसिस, टोबैको। और टोबैको बहुत यूज होता है, कसरत से यूज होता है। नहीं यूज करते तो आप इनहेल करते हैं। अब जिस एटमॉस्फेयर में बैठे वहां सब लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। लेट्स, कुछ गुजारा हो गया, चलें जी। थक नहीं गए आप लोग? मैं नहीं थका वैसे, और मैं पता है मैं घंटा भी सोया नहीं हूं। मैं कल 3-4 बजे क्लिनिक से गया हूँ, फिर मैंने ये लेक्चर तैयार किया, और फिर मैं सुबह आपके साथ काम भी किया है, और अभी काम चल भी रहा है, तो अभी एक सेशन और भी है। ये लेक्सिस लाइकोकार्बोवेज एक मकसद के लिए यूज होगी, वो क्या, डेलिएट करना, फौरी तौर पे ब्रोंकाई डेलिएट करने के लिए। बात समझ आया? आपको बात समझ नहीं आ रही, आप इन्वेस्टिगेट करने, मैंने आपने एक्सरे करवाना है, आपने वो कराना है, आपने इको कराना है, आपने फौरी तौर पर मरीज को सेटल भी तो करना है ना, वगरना तो मर गया मथे लग जाएगा। चुकन्ना रहना है ना, चुकन्ना, अग्रेसिव, वो कहते हैं अग्रेसिव, अग्रेसिव ना ना, एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। वो जो फिलोसफी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए कि वो पता नहीं वहां चला था तो वो आया था तो मरी गया था, तो फिर उधर गया था, फिर अयूबिया चला गया था, फिर उसना हरिपुर जिले पहुंचे तो सांस खराब हो। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट, ये साइंस है भाई, ये फार्मूले पे चलती है, ये फार्मूले पे चलती है, प्रूव्ड फार्मूलों पे चलती है। क्या कहते, प्रूव्ड, बेसिक लॉ क्या, प्रूव्ड, सिमिलर, पोटेंटाइज, प्रूव्ड, सिंगल। चलो जी आगे, काफी सारे हो। अब आगे रेस्पिरेटरी फेलियर, जब आपका फेफड़े काम करना छोड़ देंगे, तो दिस इज द रेस्पिरेटरी फेलियर, दिस इज द हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये बोलते हैं ना, दिस इज द रेस्पिरेटरी फेलियर। अब जो पीछे सारी कहानियां आकार के आए ना हम, वो आगे मुक्ति यहां पे है। वो कॉजेज में पीछे बड़ी डिस्कस करके हैं, लेकिन कॉजेज अभी और भी रहती हैं रेस्पिरेटरी फेलियर्स की। Acute respiratory failure is defined as a respiratory dysfunction either from
फेलियर ऑफ द ऑक्सीजनेशन, acute hypoxemia, respiratory failure, from failure of the ventilation, acute hypocabic respiratory failure. एक तो वेंटिलेशन नहीं हो रही, बस मैकेनिज्म तो वही है ना कि ऑक्सीजन आना बंद होगी और वो जो हमारा काम था, जो मैंने पहली 70 पढ़ी थी मैकेनिज्म की, वो 70 फिर वो यहाँ दोहरा रहा है। रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होगा, ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। जो एक्सचेंज ब्लड हो रहा है और इनहेल ऑक्सीजन कर रहा है, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, ये फंक्शन है ना। और हेल्प आप कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। तो जब ये सारे फंक्शन डिसफंक्शन हो गए, अबनॉर्मल हो गए, तो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। इन एडवांस स्टेज ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर बोथ ऑफ दिस टाइप में बी प्रेजेंट। क्या, मल्टीपल एटियोलॉजीज। मैं कितनी चीजें पीछे बयान कर रहे हैं, मल्टीपल एटियोलॉजीज। हमने ये, चूंकि हमने इसको जान के हम इधर लेके आए हैं कि ताकि आप पीछे कहानियां सारी आपके पास सारे मैकेनिज्म मौजूद थे, अब आपको ये समझने में आसानी होगी। मैं यहां से स्टार्ट कर लेता, फिर बड़ा मुश्किल होता। पहले हमने आपको ये बताया मैकेनिज्म क्या है, फिर हमने आपको बताया कि मल्टी मसाइल्स हैं इस डिसफंक्शंस के, वो हम ग्रेजुअली एड्रेस करके आ रहे हैं। निमोनिया, सेप्सिस, एक्यूट एक्जिबेशन ऑफ अस्थमा, सीओपीडी, पुल्मोनरी एडीमा, न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉय, गुलन-बारे सिंड्रोम, माइस्थीनिया ग्रेविस में कॉज। अच्छा, ये सारे तो ऊपर मैं पढ़ आया हूं, ये आपने समझ। हम दो रह गए थे यहां पे, कौन से रह गए, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड ये जो है गुलन-बारे सिंड्रोम, ये ऑटोइम्यून डिजीज है गुलन-बारे सिंड्रोम। और ये यहां जलसीम में बड़ा काम करेगी, लेकिन ना ये पीछे जलसीम का जिक्र ही नहीं हुआ। गुलन-बारे सिंड्रोम के मैंने बहुत मरीज ठीक किए और हमने इसको जलसीम से ठीक किया। केवल एक बल्कि एलोपैथिक डॉक्टर था, वो बिल्कुल उसका क्लिनिक छोड़ दिया था उसने। तो गुलन-बारे सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोनियम दें, बैसिलियम दें, जलसीम दें। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस जो है बेसिकली एक पैरालिटिक कंडीशन है, और ये पैरालिटिक कंडीशन कहाँ वाक़या होती है, इसका मैकेनिज्म ये है जहां नर्व्स और मसल आपस में मिलते हैं। नर्व मसल को स्टिमुलेट करता है ना, नर्व से मैसेज आता है, लोकल मसल, ये जो मसल है इसको वो हरकत कराता है, नर्व आता है और मसल को स्टिमुलेट करता है। तो ये जो जंक्शन है इन दोनों का, ये पैरालाइज कर जाता है, यहां डिफेक्ट पैदा हो जाता है। दिस इज द माइस्थीनिया ग्रेविस। और इसके लिए आपको जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो पैरालिटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेगा। एक तो मियाज़मेटिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, ट्यूबर कास्टिका, ट्यूबर मेडोरिनम कार्सिनोसन according to history, and then the causticum, then the plumomet, then the zincomet, then the agaricus, then the opium, जलसीमियम। ये इसकी दवाइयां माइस्थीनिया ग्रेविस की। इसमें क्या होगा, आंख का एक यूं गिर जाएगा, आंख ऊपर नहीं जाएगी, ये यूं गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, होंठ लटक जाएगा, हाथ के इस तरह हो जाएगा। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज है। कुछ डिजीजेज है जो न्यूरल की डिजीज है, कुछ डिजीज है कोई मसल की डिजीजेज है, और कुछ ये जो डिजीज है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज। समझ आ गई आपको? इससे अच्छा तो फिर क्या आपको समझ आ गया। माइस्थीनिया ग्रेविस, इधर क्या लिखा हुआ उसने, खैर इसने इसकी डिफिनेशन, प्रोफाउंड हाइपोक्सिमिया, लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया, क्या होगा, हाइपोक्सिमिया कि ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाना, सैचुरेशन गिर जाना, साइनोस हो जाना, रेस्टलेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, वही जो हमने पीछे बताया था, सांस जल्दी जल्दी लेगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हार्ट रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। समझ आइए, लेकिन कॉजेटिव फैक्टर डिफरेंट हो जाएंगे। ये रेस्पिरेटरी वो सारे कॉजेज हम पीछे एड्रेस करके आए,
एक एक एक, कोई नहीं मैंने छोड़ा, कुछ छोड़ा नहीं। आगे चलेंगे। आखिरी, ये आखिरी था। अब इसके साथ एक और भी चीज आ गई है जिसको हम कहते हैं, उसमें सांस रुकता है, क्लोस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों पे सांस रुकता है। ये आपके पास बड़े मरीज आएंगे, कुछ मेरा तो सांस बंद हो गया, मैं तो जहाज में नहीं बैठ सकता, मैं लिफ्ट में नहीं बैठ सकता, मैं क्राउड में नहीं जा सकता। ये भी आएगा आपको, इसको लिखते यार नीचे, क्लोस्ट्रोफोबिया। ये क्या डोर बना देना किसमें यार, वो मैं नेजल का शुरू में भी मैंने जिक्र कर गया हूँ। मैं कहूँ हाँ देखें, जहाँ पोलिप्स हो सकते हैं, यहाँ वो आपका हो सकता है। मैंने यहाँ से शुरू किया था कि पोलिप्स हो सकते हैं नाक के अंदर, और आपके एडिनाइड्स ग्लैंड बढ़ सकते हैं, आपके टॉन्सिल बढ़। मैं थोड़ा इसको शुरू में करके आया हूँ। इसको यहाँ सेंसर लगा हुआ है जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, उसको कन्वर्ट करती है। आप बर्फ वाली हवा यहाँ से ले रहे हैं, आप गर्म हवा ले रहे हैं, 5 से 7 सेकंड के अंदर यहाँ नाक के अंदर सेंसर लगे हैं और बॉडी का टेम्परेचर, वगरना जो बॉडी का टेम्परेचर बाहर है, वो बॉडी का टेम्परेचर अगर इनहेल कर लेते हैं आप तो वैसे ही मर जाते हैं। तो नेचर ने यहाँ सेंसर लगाए हुए हैं, और ये सेंसर खराब भी हो सकता है, ये सेंसर खराब भी हो सकता है। तो मैकेनिज्म तो यहां से शुरू हो गया, यहां से शुरू हो गया, और नीचे फिर ब्रोंकाई तक गया। अब क्लस्ट्रोफोबिया में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और डेथ भी हो सकती है। वो कहते हैं मर जाऊंगा मैं। और ये बड़ी अलामत है लेक्सिस की, ये बड़ी अलामत है पल्सटीला की। और इसमें हम बहुत एक और दवाई बहुत कसरत से यूज करते हैं, जो लेफ्ट में नहीं, ट्रेन में नहीं बैठते, बस में नहीं बैठते, और जो जहाज़ों में नहीं बैठते, सेक्सिनम। सेक्सिनम सीएम हमारे पास आई सीएम, हम एक डोज देते हैं, बंदे को कहते हैं जहाज पे चढ़ जा। कभी फेल नहीं होती, यकीन माने कभी फेल नहीं होगी जहाज पे चढ़ा दे। कई लोग मुद्दतों सफर नहीं करते इसकी वजह से, बंद जगहों पे नहीं रहते। दिस इज द क्लस्ट्रोफोबिया। तो ये भी सांस से रिलेटेड है, तो हमने इसको यहाँ ऐड कर दिया। पल्सटीला का बड़ा ही और जेंटम यह कहता है कि तंग तारीख गलियों में वो नहीं रहना चाहता, वो मकान ऊपर गिर जाएगा, वो घबराता है, तंग गलियों में नहीं जाता। मतलब अर्जेंटम लेट्रिकम भी है। और एक और दवाई है क्रोटेलस कास्कावेला, क्रोटेलस कास्कावेला। ये तो कोई बाकी जो है ना लेक्सिस के बारे में दरवाजा जाके खोलने की कोशिश करेगा, वो तो कहता है झपटता है, जैसे यूं झपटता है दरवाजे पे, किसी तरीके से मैं बाहर निकलूं। दैट इज द क्रोटेलस कास्कावेला। ये सांप है, लेक्सिस भी पॉइजन है। पल्सटीला बड़ा मजे की, ये इसको खत्म कर देती है। और सेक्सिनम तो कभी बहुत शासन कभी नहीं फेल होती। तो आपके पास तो ऑप्शंस हैं। आप पल्सटीला, कार्बोवेच, कार्बोवेच सफोकेट होता है, एयर चाहता है, ऑक्सीजन चाहता है। तो ये 4-5 दवाइयाँ, ठीक है। ज़्यादा इसलिए बताइए, मैं तो एक सेक्सिनम ही बता देता कि आपके पास अल्टरनेटिव चॉइस भी होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह